चलो आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखो चला, ये जो टॉपिक है ना, क्लास 9 और क्लास 11 दोनों के बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक है। आप जाकर अपना बुक खोलिएगा, क्लास 11 के बच्चे अपना बुक 2 खोलिएगा, जो भारत के लिए जो एक पतला-सा बुक होगा, उसका यह सेकंड चैप्टर 2 ही है और क्लास 9th के बच्चों सब के लिए भी यह चैप्टर 2 ही है। अब चला इस दोनों क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो चला, क्लास शुरू करने के पहले आप सबसे हम यही बात बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो। चैनलवा सब्सक्राइब करो चला, नहीं सब्सक्राइब करेगा, कैसे पढ़ेगा? मास्टर को मेहनत करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तुम्हारे लिए हम इतना अच्छा-अच्छा नोट्स बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, 2-4 को दोस्त सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को देखो। देखकर थोड़ा-सा भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो और इसका नोट्स बनाओ, खुद से कॉपी में लिख कर नोट्स बनाओ। तब जाकर क्या होगा तुम्हारा पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा। आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दें कि यह चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए यह 4 भाग में आएगा। यह पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 4 तक आएगा और प्रत्येक पार्ट में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे एकदम प्रत्येक कंटेंट एक-एक पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, एकदम एग्ज़ाम में 100% आएगा। चैप्टर का देखो, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? बताओ? चैप्टर का नाम है 1 सेकंड रुक जाओ चला। चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना और उचावच। देखो भौतिक स्वरूप क्या होता है? जैसे कि मान लो कि हमारा भारत ही है, तो भारत का अगर तुम भौतिक स्वरूप देखते हुए चला, तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं तटीय मैदान है, कहीं मरुस्थल है। ये सब क्या है? भौतिक स्वरूप है। संरचना और उचावच, उचावच का मतलब होता है ऊँचा-नीचा वाला भूमि, कहीं ऊँचा है, कहीं नीचे प्लेन है, तो इसी को हम लोग उचावच बोलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक है, तो इससे आप सब समझ ही गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है भारत भू-आकृति निर्माणक शक्ति एवं संबंधित सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि भारत की भू-आकृति को निर्माण करने के लिए कौन-कौन शक्ति जिम्मेदार है और इसके लिए क्या-क्या सिद्धांत दिया गया है। दूसरा चला हम लोग देखेंगे भारत की प्राकृतिक विभाग। सब चला जानता होगा कि भारत की प्राकृतिक विभाग में क्या आता है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अगर भारत के सबसे उत्तरी भाग में देखोगे तो पर्वतीय क्षेत्र है। भारत के सबसे अगर देखो नीचे आओगे पर्वतीय क्षेत्र के नीचे तो विशाल मैदान है। उसके फिर साइड में जाओगे राजस्थान वाले एरिया में तो मरुस्थल है। फिर नीचे दक्षिण भारत में जाओगे तो पठार मिलेगा और दक्षिणी भारत में जाओगे तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे तुम्हें तटीय मैदान देखने को मिलेगा और तुम अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, इन दोनों में हम लोग का द्वीप समूह स्थित है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन सब के बारे में हम लोग को चला पढ़ना है। तो हम लोग आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत भू-आकृति निर्माणक शक्ति और संबंधित सिद्धांत। आइए हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि भारत एक विशाल भूभाग है, जिसकी वर्तमान रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। देखो ना, हम लोग माँ की गोद में रहते हैं, तो हम लोग को तैयार होके धरती पे आने पर 9 महीना का समय लगता है। फिर हम लोगों को छोटा शिशु अवस्था में रहते हैं, फिर उसके बाद बाल अवस्था में आते हैं, फिर उसके बाद किशोरावस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में जाते हैं। यानी हम लोग का भी क्या होता है, निर्माण एक-एक चरण के बाद होता है। तो भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, इसका निर्माण एक ही दिन में हो गया होगा? नहीं ना, भारत के निर्माण होने में काफ़ी करोड़ों साल लगे हुए हैं। अब भारत का अगर हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या-क्या देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक जो विभाग इसका देखते हैं हम लोग, तो इसमें है मैदानी क्षेत्र 43% भाग पे है। अगर गौर से देखते हो, तो भारत के 43% भू-भाग पर मैदानी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र कितना भाग पे है? 28% भाग पे है और पर्वतीय क्षेत्र 29% भाग पे है। मेरे कहने का मतलब है चला कि भारत के टोटल क्षेत्रफल पे अगर तुम देखते हो, तो मैदानी क्षेत्र 43% यानी सबसे ज़्यादा भाग किसका है? मैदानी क्षेत्र का है। फिर 2 नंबर पे आता है पर्वतीय क्षेत्र,
तो पर्वतीय क्षेत्र 29% है और पठारी क्षेत्र कितना है? 28% है। तो इस इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है। आगे देखोगे तो भारत या विश्व किसी भी क्षेत्र की भौतिक रूपरेखा तैयार करने में 2 प्रकार की शक्तियाँ ज़िम्मेदार होती है। देखो ना, हम लोग को तैयार करने में हमारे माँ-बाप है कि नहीं? उनका साथ है, उनका सहयोग है। हमारे माँ-बाप के मिलने से हम आए, यानी कहीं न कहीं 2 शक्तियाँ काम की, तो एक हम आए ना। तो वैसे ही किसी भी विश्व का कोई भी क्षेत्र हो, भारत छोड़ो, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, उसके निर्माण में 2 प्रकार की शक्तियाँ ज़िम्मेदार होती है। कौन-कौन शक्ति है सर? तो देखो, एक तो आंतरिक शक्ति जो अंदर की शक्ति होती है, दूसरा क्या है? बाह्य शक्ति। एक शक्ति जो होती है अंदर लगती है और दूसरी शक्ति बाहर से काम करती है। अंदर की शक्ति कौन है सर? तो अंदर की शक्ति है भूकंप, ज्वालामुखी। इतना बात तो चला तुम जानते ही होंगे कि जो भूकंप है और ज्वालामुखी है, ये धरती के अंदर का शक्ति है। धरती के नीचे प्लेटों के टकराने से या प्लेटों के हटने से ज्वालामुखी आता है या भूकंप आता है, तो ये अंदर की शक्ति है। लेकिन बाहर का शक्ति कौन है सर? देखो, बाहर का शक्ति है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। इंग्लिश में अपक्षय को वेदरिंग बोलते हैं, अपर्दन को इरोजन बोलते हैं और निक्षेपण को डिपोज़िशन बोलते हैं। ये बाहरी शक्ति हो गया। हम आगे समझाएँगे ये बाहरी शक्ति क्या काम करता है। आंतरिक शक्ति के बारे में क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे। क्लास सब अगर पढ़ाई किया होगा तब पढ़ा होगा कि वहाँ हम लोग पढ़े थे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में और इनके बारे में हम लोग देखे थे कि ये आंतरिक शक्ति है। ये जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं और इसे भू-निर्माणकारी शक्तियाँ कहते हैं। अब कितना चलवा के ये बात समझ में नहीं आएगा सर, ये भू-निर्माणकारी शक्ति का है सर? चला देखो, भू-निर्माणकारी शक्ति ये सब ऐसी शक्तियाँ हैं जो भूमि के निर्माण करती हैं। जैसे मान के देखो ना, एक बात समझो, जब क्या हुआ कि जब कोई भूकंप ज़्यादा रिएक्टर स्केल पे जिसका मापनी ज़्यादा हो, यानी जो भूकंप बहुत तीव्र है, उसके आने से देखना ना भूमि का निर्माण हो जाता है। कहीं कहीं पे अगर मान लो कि कहीं पे ग गड्ढा वाला क्षेत्र है, तो वो ऊँचा हो जाएगा, कहीं ऊँचा वाला क्षेत्र है तो वो गड्ढा हो जाएगा। यानी भूकंप जो है भूमि के निर्माण करने में या ज्वालामुखी जो है भूमि के निर्माण करने में सहयोग करता है। इसीलिए एक आंतरिक शक्ति एक ऐसा आंतरिक शक्ति है जो भू-निर्माणकारी शक्तियाँ कहलाती है। लेकिन वाह्य शक्ति क्या है? तो ये वाह्य शक्ति है, मान लो कि आंतरिक शक्ति क्या किया? भूमि का निर्माण कर दिया। अब वाह्य शक्ति क्या करेगा? उसके ऊपर काम करेगा। ये शक्तियाँ धरातल के ऊपर काम करती हैं। और जब एक बार भूमि का निर्माण हो गया है, जैसे मान लो एक बार चला तो और निर्माण हो गया, अब तू क्या करता है? क्रीम पाउडर पोत के, ब्लीचिंग-क्लीचिंग करा के चला अपना चेहरवा के एकदम चमकाते रहता है। हैं? तो यही तो जो बाहरी वाला जो शक्ति का उपयोग करके अपना चेहरा के एकदम सुंदर बनाते रहता है, उसी तरह की बाह्य शक्तियाँ भी पृथ्वी के ऊपरी भाग को, धरातल को क्या करती है? बराबर करेगी, उसको तराशेगी, मतलब उसको कुछ न कुछ उसपे करते रहती है। इस शक्ति को हम लोग अनाच्छादन शक्तियाँ कहा जाता है। ये जो वाह्य शक्ति है, इसको हम लोग अनाच्छादन शक्तियाँ कहते हैं। अनाच्छादन शक्तियाँ का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है, धरातल को तराशने और समतल करने का काम करता है। देखो, ये जो वाह्य शक्ति है ना चला, यह क्या करता है कि धरातल को क्या करता है? तराशेगा। तराशेगा मतलब क्या होता है? मान लो कि यहाँ कहीं ऊँचा वाला भाग है तो उसको काट-काट के क्या करेगा? थोड़ा-सा समतल बनाएगा। मान लो कि पहाड़ी इलाका है, तो नदियाँ वहाँ से निकलती है, तो नदियाँ क्या करती है? नदियाँ पहाड़ को काटते-काटते क्या करती है? गॉर्ज बना देती है। उससे क्या होता है कि वो मतलब उसको हम कह सकते हैं कि नदियाँ जब क्या करती है ऊपर से बहती है, तो वो अपर्दन करके में क्या करती है कि रास्ता बनाती है यानी तराशती है और भूमि को समतल बनाती है। या मान लो कि कहीं गड्ढा वाला भाग है तो नदियाँ अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके, बहुत सारा गाद लेके, कीचड़ लेके आती है और लाकर जमा करके उसको क्या करती है? समतल कर देती है, मैदानी इलाका बना देती है। तो हम लोग अभी देखे चला कि किसी भी देश या भारत ही क्यों नहीं, किसी भी देश के निर्माण में 2 तरह की शक्तियाँ काम करती है। एक शक्ति आंतरिक शक्तियाँ हैं और दूसरा बाह्य शक्ति है।
आंतरिक शक्ति में भूकंप और ज्वालामुखी आता है और वाह्य शक्ति में अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण आता है। वाह्य शक्ति को अनाच्छादन शक्ति कहते हैं और आंतरिक शक्ति को भू निर्माणकारी शक्ति कहते हैं। आंतरिक शक्ति पृथ्वी के अंदर से निकलती है और वाह्य शक्ति धरातल के ऊपर काम करती है। धरातल को तराशती है, उसको समतल बनाती है। मुझे लगता है कि चलातोनी समझ गया होगा इस बात को। नहीं समझा है तो एक बार 2 बार बढ़िया से पढ़ो और वीडियो को सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? कोनो हम बागड़ तो है नहीं कि तोरा हम बोली हमारे समझ में नहीं आएगा। समझो इस बात को, नहीं आता है तो कमेंट में मैसेज करो ना जी, फिर समझाएँगे तुमको। आगे आओ, हम लोग वाह्य शक्ति को आज पढ़ते हैं। आंतरिक शक्ति के बारे में हम लोग क्लास 7th में पढ़े हुए हैं, भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, लेकिन वाह्य शक्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था। इसको हम लोग पहली बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपक्षय। देखो चला अगर तुमको शॉर्टकट में अगर समझाएँ ना, समझ जाओ। एगो बहुत बड़ा पत्थर है और जो पत्थर जब टूटेगा ना, तो उस पत्थर का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। और जब पत्थर टूट के मिट्टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा चला? मिट्टी बन जाएगा। जब मिट्टी बन जाएगा, तो मिट्टी को क्या होगा, नदी होगी, हवा होगा, ये सब उसको एक जगह से दूसरी जगह बहा कर ले जाएगा, यानी काट कर ले जाएगा। अगर उसको ठेठ भाषा में बोले तो कोड़ के ले जाएगा, काट के ले जाएगा। तो इसी कटाव को ही हम लोग अपर्दन बोलते हैं। इसी कटाव को क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। अब ये जो अपर्दन है, जब मिट्टी कटेगी तो कहीं न कहीं जाके भरेगी ना भाई। जैसे मान के चलो कि चला हमनी के चाचा है, हमार घर है, तोहर मने मान लो तुम्हारे चाचा है और तुम्हारा घर। तो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम क्या किया? अपन घर को खूब ऊँचा बना लिया, मिट्टी-उट्टी भर के खूब ऊँचा कर लिया अपना दुआर-उआर के। बारिश आया, तुम्हारे द्वार पे के मिट्टी को काट के यानी अपवर्तित करके कहाँ लिया के भर दिया? चाचा का जो द्वार खाल था, गड्ढा था, उसको भर दिया। यानी जो ये मिट्टी को काट के ले गया है, उसको जहाँ भर देगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। यानी देखो बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है, वो जब क्या होगा टूटेगा, फूटेगा तो उसको अपक्षय कहेंगे। टूट-फूट के जब मिट्टी बन जाएगा, तो उसको हवा, पानी, हिमनद, समुद्री लहर ये सब क्या करेगी? काटेगी और काट कर ले आके कहीं न कहीं भरेगी, जमा करेगी। इसी जमा करने को हम लोग क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना-फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। यह तापमान में अंतर, वर्षा, ठंडा आदि के कारण होता है। देखो, चट्टान कैसे टूटेगा? चट्टान टूटने के लिए कुछ ना कुछ होगा ना। तो मान लो वो बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा चट्टान है। तो चट्टान में क्या हुआ कि वो धूप में उसको खूब धूप लग रहा है, धूप लगने से वो खूब गर्म हो गया। जब वो गरमा जाएगा चला, तब तक क्या हुआ बारिश हो गया। जब बारिश हुआ तो क्या हो जाएगा, उसके दरार में धीरे-धीरे कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगा। तब तक फिर क्या होगा, वर्षा खत्म होगी तो वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरह जब यह क्रम चलेगा कि पहले गर्म होगा, फिर बारिश होगा तो उसको ठंडा करेगा। इस कारण से क्या होगा, पत्थर टूट जाएगा और टूट के मिट्टी बन जाएगा और जब मिट्टी बन जाएगा तो उसको क्या होगा, उसको काट के, उसको बहा के, अपरदित करके यानी काट के क्या करेगा, उसको बहा के कहीं न कहीं ले जाएगा। जब बहा कर ले जाएगा तो कहीं न कहीं गड्ढा पे क्या करेगा, जमा करेगा ना। जब कहीं गड्ढा पर जमा कर देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। उसको हम लोग निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ भी, टूटी हुई चट्टानों को बहता जल, पवन, हिमनद और समुद्री लहरों के द्वारा बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, अपरदन कहलाता है। तो पढ़ लेना इसको, पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। तीसरा है निक्षेपण, अपवर्तित पदार्थों का जमाव निक्षेपण कहलाता है। अब जो जो काट के लाया है, उसको कहीं न कहीं जमा कर देगा, तो वही निक्षेपण कहलाता है और इसी जमाव से मैदान का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो आई होप चला सब समझ गया होगा इस बात को। बीच-बीच में चला इंग्लिशो बोलते रहेंगे कि तो उन्हीं के समझ में आएगा, एक आध गो वर्ड इंग्लिश बोलते रहेंगे। अब देखो, अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये 2 गो शक्ति काम किया है, ये दोनों शक्ति के काम करने से एक भू-भाग का निर्माण हो गया और उस भू-भाग पे बाहरी शक्ति भी काम कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक लोग तो वैज्ञानिक होता है, भूगर्भ शास्त्री तो भूगर्भ शास्त्री होता है। वो लोग बिना कोई सिद्धांत दिले मानेगा चला? नहीं ना मानेगा। जैसे तो ये लोग क्या किया कि कुछ सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत में वो सिद्धांत आया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बहुत चेला इस सिद्धांत का नाम पहली बार सुन रहा होगा। बहुत चेला इस सिद्धांत को
मतलब एक आध बार पहले सुन लिया होगा। यह सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सिद्धांत तो बहुत आया, लेकिन जो कारीगर सिद्धांत हुआ चला, वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हुआ। इसी सिद्धांत ने इस बात को बताया कि किसी भी भू आकृति का निर्माण कैसे हुआ, किसी भी देश का निर्माण कैसे हुआ, किसी भी महादेश का निर्माण कैसे हुआ, यही सिद्धांत बताया। तो इसी सिद्धांत ने भारत के निर्माण के बारे में बताया। तो आइए देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को, और यह काफ़ी हीटेड टॉपिक है, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ो, समझना। देखो, भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत या विश्व के किसी भी क्षेत्र के निर्माण के लिए कई तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैं बोला भी हूँ तुम सबसे कि बहुत तरह का सिद्धांत आया, लेकिन इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। बात समझ में आ गया होगा चला। बात तो सब लोग बनाते रहता है, मैट्रिक इंटर का एग्जाम तो सब लोग देगा, लेकिन कुछ ही बच्चा होगा जो टॉपर बनेगा। बात तो सब बना रहा है, लेकिन टॉपरवा तो कुछ ही बनेगा जो क्या करेगा, मेहनत करेगा। तो सिद्धांत तो बहुत आया, लेकिन जो सबसे बेहतरीन सिद्धांत आया वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया, और इसी सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि किसी भी भूभाग का निर्माण, किसी भी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। अब देखो, समझो इसको। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में किया। देखो, टूजो विल्सन साहब थे, इन्होंने क्या किया, 1965 में प्लेट विवर्तनिकी शब्द को दे दिया। सिद्धांत नहीं दिया चला, खाली शब्द दिया, प्लेट विवर्तनिकी खाली शब्द दे दिया। लेकिन यहाँ पर 3 गो बैठा हुआ था, एकदम निगाह लगा के बैठा हुआ था। जैसे ही प्लेट शब्द दिए, इनका इस शब्द को उठाया। प्लेट शब्द कौन दिया था, टूजो विल्सन ने दिया था 1965 में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब इस प्लेट विवर्तनिकी शब्द को उठा के WJ मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, ये 3 गो वैज्ञानिक मिल के क्या किया, एगो सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया 1967 में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। फिर से बात को समझो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत टूजो विल्सन ने नहीं दिया था, सिर्फ प्लेट विवर्तनिकी शब्द दिया था 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। लेकिन 3 गो वैज्ञानिक आया, WJ मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। ये तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर क्या, भूगर्भ शास्त्री ने मिलकर क्या किया, 1967 में उसका प्लेट विवर्तनिकी शब्द को चुरा के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत नाम दे दिया, और उस सिद्धांत के बारे में बताया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1912 बना। देखो, सही बात बताया चला। तो ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत WJ मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने दिया था, यह जो सिद्धांत था 1967 में इन्होंने दिया, लेकिन 1965 में टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी शब्द दिया। लेकिन इन सबसे पहले 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिए थे। तो ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर क्या किया कि अल्फ्रेड वेगनर साहब के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को उठा लिया और उसका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उठा लिया। इन दोनों को मिला के कुछ उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को दिया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कब आया, तो 1912 में आया। किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। तुमसे पूछेगा चला कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आधार कौन सा सिद्धांत बना था, तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बना था। ठीक है, देखो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी और मुख्य रूप से 9 छोटी प्लेटों से बनी है। देखो चला, यहाँ मुख्य रूप से लगा दिए हैं, इस मुख्य रूप को याद रखना है। छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 22 है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्लेट इंपॉर्टेंट प्लेट है, छोटी प्लेटें, वो 9 प्लेटें हैं, और बड़ी प्लेटों की संख्या 6 है। तो तुम इस बात को चला याद रखना कि बड़ी प्लेटों की संख्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब आया ना, तो इसी सिद्धांत ने बताया कि पृथ्वी पर, जो ये पृथ्वी है, इस पर बड़ी प्लेटें जो हैं उनकी संख्या 6 है, और जो छोटी प्लेटें उनकी संख्या मुख्य रूप से 9 है। तो बड़ी प्लेटें कौन कौन है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसी प्लेट पे हमारा भारत, प्यारा भारत है।
दूसरा कौन है? अफ्रीकी प्लेट। तीसरा कौन है? अमेरिकी प्लेट। चौथा कौन है? यूरेशियाई प्लेट। पाँचवा प्रशांत प्लेट। छठा अंटार्कटिका प्लेट। तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा और इसको याद भी करना है। छोटी प्लेटों को देखते हैं। तो छोटी प्लेटों में जो पहला लगभग 9 है ना, मुख्य रूप से 9 प्लेटें हैं ना, इसमें पहला प्लेट अरेबियन प्लेट है, दूसरा फिलीपीन प्लेट है, तीसरा जुआन डी फूका प्लेट है, चौथा कोकस प्लेट है, पाँचवा नाजका प्लेट है, छठा स्कॉटिया प्लेट है, सातवां कैरेबियन प्लेट है, आठवां सोमालिया प्लेट है और नौवां बिस्मार्क प्लेट है। यह याद करने वाला चीज़ है। यह क्या है? यह याद करने वाला चीज़ है। तो आप याद करेंगे कि बड़ी प्लेटों की संख्या 9 है, छोटी प्लेटों की संख्या 9 है, मुख्य रूप से 9 है। और इन सब प्लेट को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है चला, बहुत। नोट में कुछ बात लिखा हुआ है, प्लेट के ऊपर कठोर परत कई टुकड़ों में बटी है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। अब मान लो ये सब जानता है चला, तू अपना घरे छिपुआ में खाता है, उसी को प्लेट नहीं बोलता है। तो प्लेटवा क्या होता है? मुलायम होता है कि कठोर होता है? कठोर होता है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी कठोर परत है उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। यह मेंटल के ऊपरी परत पर तैरती रहती है। अब देखो चला, तुम पढ़ा होगा, याद करो, देखे देखो, ऐसे करके हम लोग एगो पिज्जा के आकार का लेते हैं, इसे लेते हैं, इसमें सबसे नीचे इसको बोलते हैं क्रोड, इसको क्रोड बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेंटल, इसको मेंटल बोलेंगे और इसको बोलेंगे भूपरपट्टी। तो मेंटल का जो ऊपरी परत है, इसी के ऊपर प्लेट तैरते रहता है। जो क्रोड वाला भाग है ना चला, उसमें मैग्मा है, क्रोड वाला सारा भाग पिघला हुआ है, मैग्मा है। तो मैग्मा के ऊपर ही ना कोई प्लेट तैरेगा, तो मैग्मा के ऊपर ही इनसे यह सब प्लेट तैरते रहता है। ठीक है, देखो ये मेंटल का जो ऊपरी परत लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं। तो याद कर लेना, इसको लिख लेना नोट्स में। मेंटल की ऊपरी परत को हम लोग इसे करके ऐसे एरो बना के लिख लेना, इसको हम लोग दुर्बलता मंडल बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जे मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, इन तीनों ने मिलकर किया। कब किया जी? 1967 में किया। लेकिन इन सबसे पहले एक सिद्धांत आया था जिसका नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। यह जो सिद्धांत 1912 में आया था और इस सिद्धांत को दिए थे अल्फ्रेड वेगनर साहब। इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर साहब बताए थे कि पूरा जो पृथ्वी है वो 2 भाग में बटा हुआ था। एक पानी वाला भाग जिसको पैंथालासा बोलते हैं और एक स्थल मंडल वाला भाग जिसको हम लोग पैंजिया बोलते हैं। फोटो चला देखो, दिखा देते हैं, देखो यहाँ फोटो देखो। इस वाले भाग को हम लोग पैंजिया बोलते हैं, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पैंजिया बोलते हैं। ये जो पानी वाला भाग है इसको हम लोग पैंथालासा बोलते हैं। इस पानी वाले भाग को हम लोग पैंथालासा बोलते हैं। इसी यही सिद्धांत दिए थे अल्फ्रेड वेगनर साहब। इन्होंने कहा था कि पूरी पृथ्वी 2 भाग में बटी थी। एक था पैंजिया और पानी वाला। पैंजिया कौन था? स्थल मंडल जिसपे तू रहता है। और पैंथालासा कौन है? जितना समुद्र देखता है ना, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इस सबको उन्होंने पैंथालासा बोला। जितना जल वाला क्षेत्र था उसको पैंथालासा और जितना पानी, जितना स्थल मंडल वाला क्षेत्र था उसको पैंजिया बोले थे। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग वहाँ पढ़ लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया, इसी सिद्धांत को उठाया और टूजो विल्सन ने 1965 में प्लेट विवर्तनिकी शब्द नहीं दिया था, तो प्लेट विवर्तनिकी शब्द को उठा लिया और इनका महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का थ्योरी को उठा लिया और मिला के वो सिद्धांत बना दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बता दिया कि इस पूरी पृथ्वी 9 बड़ी प्लेटों और 9 छोटी प्लेटों में बटी हुई है। प्लेट का नाम याद कर लेना। अब देखो ये जो प्लेट है ना, इसकी कुछ सीमाएं होती है और ये प्लेट क्या करती रहती है? गति करती रहती है। जैसे मान लो चला तो छिपा में खाते रहता है तो छिपुआ हिलते उलते रहता है कि नहीं हिलते रहता है? तो इसे ये प्लेटवा है चला, यो प्लेटवा हिलते रहता है। तो इसका जो सीमा है चला, पहला सीमा अभिसारी सीमा, दूसरा कौन है? अपसारी सीमा और तीसरा कौन है? रूपांतरण सीमा। अभिसारी सीमा को चला तुम अगर समझना चाहोगे तो बात ऐसे समझो, जब 2 प्लेटें आपस में क्या होती है? टकराती है। मान लो चला कि जब 2 गो प्लेट है और दोनों प्लेट आपस में टकराएगा तो उसके टकराने पे जो सीमा बनेगा उस सीमा को हम लोग कौन सीमा बोलेंगे? अभिसारी सीमा। लेकिन चला जब 2 गो प्लेट है चला, जब दूर जाएगा क्या हो जाएगा? जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा इसको हम लोग अपसारी प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी प्लेट।
अभिसारी प्लेट माने सटेगा, अभिसारी प्लेट मीन्स सटेगा, अपसारी प्लेट मीन्स दूर हटेगा, दूर हटेगा। और तीसरा आएगा रूपांतरण सीमा। अब देखो, ना सटेगा और ना हटेगा, रगड़ेगा। जब दोनों प्लेट एक दूसरे में रगड़ेगा माने एक दूसरे पर फिसलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे चला? रूपांतरित सीमा बोलेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ चलो। अभिसारी बोल के देखो ना, अभी, अभी माने क्या हो रहा है? पास में, एकदम लग रहा है कि घिंचा रहा है, पास में आ रहा है। अब माने लग रहा है दूर जा रहा है। और रूपांतरण, तो रूप चेंज होगा ही। रूप चेंज होगा मतलब एक दूसरे में क्या करेगा? एक दूसरे में रगड़ेगा। जो अभिसारी सीमा है, इसको हम लोग विनाशी प्लेट सीमांत कहते हैं। क्यों कहते हैं चला? क्योंकि जब यह दोनों जब 2 गो प्लेट एक दूसरे में टकराएगा ना चला, तो भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा। और जब भूकंप ज्वालामुखी आएगा, 2 गो प्लेट अपने एक दूसरे में टकराएगा, तो पर्वत का निर्माण भी होगा। क्योंकि तुम सब जानते हो चला, बहुत सारी नदियाँ क्या करती है? अवसाद ले आके गिराती है। कहाँ? सागर में। जब 2 गो प्लेट एक दूसरे में टकराएगा, तो वो अवसाद क्या होगा? बाहर निकलेगा। आटा को गूँथ लेना चला, आटवा के दोनों हाथ से दाबना एक साइड में। जब दाबेगा ना आटवा, जो आटा मम्मी गूँथेगी ना, तो वो आटा को क्या करना, तुम दोनों हाथ रख के उसको एक ओर खींचना, सटाना दोनों में। देखना बीच में क्या होगा? निकलेगा ऊपर। तो यही जब ऊपर निकलता है ना, तो पर्वत का निर्माण होता है। और पर्वत का निर्माण किससे होगा? अभिसारी सीमा से। ज्वालामुखी उठेगा और भूकंप भी आएगा। एग्जाम्पल में देखो चला, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। बात समझ रहे हैं ना? अब सारी सीमा का मतलब क्या होता है चला? जब 2 गो प्लेट क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माणक प्लेट सीमांत। मतलब देखो, निर्माणक माने निर्माण करेगा, और प्लेट सीमांत जब 2 गो प्लेट दूर जाएगा, तो निर्माणक, जैसे मान चलो जब 2 गो प्लेट दूर गया, तो जब दूर जाएगा चला, तो नीचे से क्या निकलेगा? लावा, मैग्मा निकलेगा। जब मैग्मा ऊपर आएगा, तो उसके ऊपर आने से एक नया भूमि का निर्माण होगा। नया भूमि का निर्माण हुआ कि नहीं होगा? ज़रूर होगा। इसलिए इसको निर्माणक प्लेट सीमांत कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, इसका परिणाम क्या होता है? नई भूपर्पटी का निर्माण होता है और ज्वालामुखी आता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मध्य अटलांटिक कटक, जाके गूगल पे सर्च करना चला, मध्य अटलांटिक कटक का फोटो। तो जब फोटो आ जाएगा देख लेना। जब 2 गो प्लेट दूर गया था ना, तो बहुत लंबा दूरी में क्या हुआ था कि ज्वालामुखी, मैग्मा बाहर निकला और एक नए भूमि का निर्माण हो गया। ठीक है? जैसे रामायण में नहीं देखा है कि सीता जी जब धरती में जा रही है, तो धरतिया क्या हो रहा है? फट रहा है। तो फट रहा है तो मान के चलो 2 गो प्लेट दूर जा रहा था, और बीच में जगह बना। तो मान लो सीता जी है तो अंदर चली गई, लेकिन अभी अगर प्लेट फट के दूर जाएगा ना चला, तो उसमें से मैग्मा बाहर निकलेगा। तो मैग्मा जब बाहर निकलेगा, तो ऊँचा-ऊँचा पर्वत का निर्माण हो जाएगा। पर्वत का निर्माण नहीं होगा, तो मान के चलो कि कोई ना कोई नया भूमि का निर्माण होगा। और रूपांतरण सीमा से भूकंप आता है। जब एक 2 गो प्लेट अपने एक दूसरे में रगड़ेगा, तो क्या होगा? भूकंप आएगा ही। मान के चलो चला कि अभी तो तू बहुत छोटा है, जब तनी बड़ा हो जाएगा, तो तोरा एगो लड़की मिल जाएगी, प्यार हो जाएगा ओकरा से। तो प्यार हो जाएगा, तो जब दोनों साथ में तू नहीं बैठेगा, तो भूकंपे ना आएगा तूनी में। अब आगे तूनी समझ जाना कौन भूकंप आएगा। अब आगे देखो, नोट में लिखे हुए हैं, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार। देखो, वो बताया था ना चला ऊपर कि अल्फ्रेड वेगनर साहब ने क्या किया था कि 1912 ईस्वी में वो सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसी सिद्धांत के आधार पर तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया था। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व आज के सभी महाद्वीप, मतलब बताए थे अल्फ्रेड वेगनर साहब कि 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि आज जितना महाद्वीप आप देखते हैं, वह सब एक ही विशाल भूभाग था। यहाँ देखो ना फोटोग्राफ में, नहीं दिख रहा है? देखो ना गौर से। यहाँ देखो, ये सब क्या है? एक ही को विशाल भूभाग है। देखो गौर से। ठीक है? एक ही को विशाल भूभाग है, जिसको उन्होंने क्या कहा? पैंजिया कहा। और बाकी जितना जल क्षेत्र था, उसको उन्होंने क्या कहा? पैंथालासा कहा। कि बाकी जितना पानी वाला भाग है चला, यहाँ देख लो, जितना पानी वाला ये सब भाग है, इसको पैंथालासा कहा। तो जितना स्थल मंडल वाला भाग था, उसको वेगनर साहब ने क्या कहा? पैंजिया। और जितना पानी वाला भाग था, उसको वेगनर साहब ने क्या कहा? पैंथालासा। बात समझ में आया चला? तो वेगनर साहब यही सिद्धांत दिए,
और बताएं कि बाद में क्या हुआ, पेंजिया 2 भाग में टूट गया। ये जो पेंजिया है 2 भाग में टूट गया। यहाँ अगर तुम आगे फोटो देखेगा तो यहाँ देखो ना, पेंजिया 2 भाग में टूट गया है। 2 भाग में जब टूट गया पेंजिया, तो ऊपर वाला जो उत्तरी भाग था, जो उत्तरी भाग था चला, उसको कहा गया लॉरेशिया। क्या कहा गया? लॉरेशिया। और जो दक्षिणी भाग से चला उसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। तो इस बात को याद रखना है हमेशा कि जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? लॉरेशिया। और पेंजिया के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है। और इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों, यह जब दोनों टूटा तो एक दूसरे थोड़ा दूर गया, तो दूर गया तो बीच में वो सागर था। उस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। ये सागर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चला याद रखना, आगे काम आएगा जीवन में। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही बात बताए थे कि जब पेंजिया क्या हुआ, 2 भाग में टूटा, तो एक भाग को बोले उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को लॉरेशिया। इन दोनों के बीच में चला टेथिस सागर। बात समझ में आया? चला। अब देखो, लॉरेशिया में कौन कौन महाद्वीप शामिल था? तो लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका शामिल था, यूरोप शामिल था, एशिया का कुछ भाग शामिल था। और गोंडवाना लैंड में चला, दक्षिण अमेरिका शामिल था, अफ्रीका शामिल था, और भारत भी शामिल था, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। और ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग कौन है? भारत। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट के भाग है। ठीक है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सा प्लेट है? बड़ी प्लेट है। ठीक है। तो इस बात को याद रखना, जब पेंजिया टूटा तो 2 भाग में बटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया उत्तरी भाग है और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग है। ठीक है। लॉरेशिया में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है इसको पढ़ लेना, और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है इसको पढ़ लेना। ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पेंजिया के किस भाग में भारत शामिल था, तो बताना पेंजिया के गोंडवाना लैंड भाग में भारत शामिल था। ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, संवहनीय धाराओं के कारण भू प्रॉपर्टी अनेक टुकड़ों में टूट गई। संवहनीय धारा क्या होता है? संवहनीय धारा का मतलब होता है, चला, जैसे पानी है ना, तो पानी पहले जब तुम मान लो कि वो केतली में पानी भर के गैस पे चढ़ा दिया, जब गैस पे चढ़ा देगा तो नीचे का पानी गर्म होगा। हमेशा गर्म चीज हल्का होता है तो ऊपर आएगा, तो नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आता है, और फिर ठंडा जो पानी रहता है वो नीचे जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संवहनीय। तो यही जो संवहनीय धारा है, संवहनीय जो धारा है, ये जो धारा है चला, समुद्र में भी होता है। तो इस धारा के कारण क्या हुआ कि भू प्रॉपर्टी टूट गई। संवहनीय धारा के कारण भू प्रॉपर्टी अनेक टुकड़ों में टूट गई। भारत भी ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित हो गया। जो आज तुम वर्तमान में विश्व के मैप को देखोगे तो जो भारत तुम्हें दिखता है ना उत्तर दिशा में, उसी समय भारत ऑस्ट्रेलिया से टूटा और ऊपर की ओर बढ़ गया। ठीक है। और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। पढ़ाए थे ना कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ। अभी समझाए थे कि 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो यही जो भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया और भारत का निर्माण हुआ। देखो चला, जहाँ समझ में नहीं आए तुम्हें क्या करना है, कमेंट में मैसेज करना है, उसको हम बताएंगे। ठीक है ना। अब देखो, 2 प्लेटों के टकराव के कारण टेथी सागर में स्थित अवसादों में बलन यानी मोड़ पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप पर्वतीय श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। बता दिए चला। बलन माने क्या होता है? मोड़ पड़ना। आटा वाला एग्जाम्पल देखना ना, जब घर में मम्मी आटा गूंथ देगी तो चुपचाप जाकर मम्मी को दिखा कर नहीं मोड़ना, नहीं तो मम्मी मारू लगेगी। आटा पर क्या करना कि दोनों तरफ हाथ रख के उसको एक और दाबना। जब दाबेगा ना तो बीच में आटवा ऊपर उठेगा। इसी को हम लोग बलन पड़ना या मोड़ पड़ना कहते हैं। तो इसी बलन के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? बलित पर्वत। अब इस फोटो को देख लिया चला, बड़ी इंपॉर्टेंट फोटो है, इसको बनाना है। नोट्स में जितना फोटो है सब नोट्स में बनना चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं भारत का भौगोलिक वितरण। यह हमारे टॉपिक का दूसरा भाग है। हम लोगों ने अभी तक पहले भाग को पढ़ लिया और यह हमारे टॉपिक का दूसरा भाग है। तो भारत का भौगोलिक वितरण देखते हैं। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत के भौगोलिक आकृतियों को 6 भाग में बांटा गया है। देखो ना चला, भारत के जो भौतिक भाग है, भौतिक समझते हो ना, फिजिकल,
पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये भौतिक भाग है। ये जो भारत का भौतिक भाग है टोटल कितना है? 6 है। यहाँ देख लो, सबसे ऊपर दिख रहा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ देखो 2 नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान, 3 नंबर पे देखो मरुस्थल, 4 नंबर पे देखेगा तो प्रायद्वीपीय पठार, 5 में देखेगा तो तटीय मैदान, ठीक है? ये भी तटीय मैदान यहाँ भी है, और 6 में देखेगा तो द्वीप समूह। देखा ना? यहाँ वही लिखा हुआ है कि भारत का भौगोलिक वितरण कितना भाग में बाँटा गया है? तो याद रखना 6 भाग में बाँटा गया है। पहला कौन है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा कौन है? उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। चौथा कौन है? भारतीय मरुस्थल। पाँचवाँ तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और यह जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको एक वीडियो में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है। हिमालय पर्वत जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग टोटल एक वीडियो में कंप्लीट पूरा करेंगे, ठीक है? अभी जितना पढ़ाया चला समझ में आ गया होगा। एक बार 2 बार वीडियो को देखना, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है? और तुम सबके लिए चला एगो टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तुम क्या करना चला उस टेलीग्राम पर जाकर मैसेज करना कि सर यहाँ पर इस वाला यह टॉपिक यह पॉइंट समझ में नहीं आया है, तुम्हें वहीं पे समझाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जितना चला मेरे पास संसाधन है उसका उपयोग करके बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तुम भी मेहनत करके पढ़ो, ठीक है? वे चला को धन्यवाद। ऐसा ही जुड़ो, पढ़ो और मेहनत करो। धन्यवाद चला।